नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी किंग मेकर सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी आज की राजनीति पर एक बहुत ही तीखा व्यंग है। दोस्तों, यदि आपको मेरा कथा वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानियों को लाइक और शेयर। तो आइए सुने कहानी किंग मेकर। गौर वर्ण, ऊंचा कद, चौड़ा माथा, स्वस्थ शरीर, सफ़ेद धोती और कुर्ता जो सफ़ेद होते थे पर ज़रूरी नहीं कि लगालग धुले ही हों। कुर्ते की जेब में वो सदैव एक काले रंग की बोतल रखते थे जिसमें उनके अनुसार सरसैया घाट का गंगा जल रहता था। इस बोतल से हर आधे घंटे में वो गंगा मैया की जय कहकर एक दो घूंट पीते रहते थे। ये बात दीगर है कि काली बोतल के गंगाजल के प्रभाव से ही उनकी चाल हमेशा मस्त रहती थी। शुक्ला जी इलेक्शन लड़ाने में माहिर माने जाते थे। कैंडिडेट चाहे जितना कमज़ोर हो, शुक्ल जी ने जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ हो जाते थे। मतलब वो कैंडिडेट विजयी हो जाता था। यही कारण था कि वो नगर के चाणक्य माने जाते थे। हालांकि शुक्ल जी इस साम्य से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनका मानना था कि जहाँ चाणक्य को किंग मेकर बनने का नशा था, वहीं वो स्वयं नशे की आपूर्ति के लिए किंग बनाते हैं। फिर हंसते हुए कहते, अरे भाई, मैं चाणक्य की तरह काला कलूटा हूँ क्या? स्वयं की सम्मति के अनुसार वे चाणक्य की अपेक्षा वासुदेव कृष्ण से अधिक साम्य रखते हैं। कृष्ण ही पांडवों को दीनहीन स्थिति से उबार सके। बस खरे फिर भी जब उनके कृष्ण से रंग भेद का जिक्र करते तो वो बताते कि चुनावों के बाद वो श्री कृष्ण से संकर्षण मतलब बलराम में परिवर्तित हो जाते हैं। हालांकि शांति काल में जहाँ बलराम मानवीय हरितिमा मतलब भांग के सुरूर में रहते थे, वे स्वयं दैवी सुरा मतलब सुर देवता में मस्त रहते हैं। सुरों के अलावा शुक्ल जी को मालिश करवाने का भी शौक था। सुबह कसरत और प्राणायाम के बाद शुक्ल जी की 1 घंटे मालिश उनके दैनिक कार्यों में सम्मिलित थी। चुनाव के दिनों में मालिश के समय से लोग आने लगते और मालिश के साथ उनका दरबार भी अनवरत चलता रहता था। मालिश से उनके शरीर ही नहीं, दिमाग में भी ताजगी आ जाती थी। चुनाव कौन लड़ेगा और उसे किस प्रकार विजयी बनाया जाए, ऐसे चुनावी दांव पेच मालिश के समय ही तय होते थे। मालिश की जिम्मेदारी मोहल्ले के ही एक नाऊ ठाकुर ने ले रखी थी। नाऊ ठाकुर शुक्ल जी का अनन्य भक्त था। कंठीधारी था, सो उच्च वर्ण के उसमें सभी सद्गुण मौजूद थे। चुनावी सभा में चमत्कारिक युक्तियों को सुनते सुनते उसकी बुद्धि भी पैनी हो चुकी थी। 2 विकल्पों में कौन सा सटीक होगा, इस पर मंथन हो रहा होता तो कभी कभार नापित बुद्धि का सुझाव ही सर्वमान्य होता था। एक बार वर्ण और कर्म की विशुद्धता के ठेकेदार पाठक जी ने शुक्ल जी के सुरा प्रेम को शास्त्र विरुद्ध बताते हुए इस व्यसन को त्यागने की सलाह दी। इस पर शुक्ल जी ने पाठक जी की आंखों में आंखें डालते हुए मुस्कुराते हुए कनौजिया ब्राह्मणों में बहुश्रुत कहावत सुनाई, बाला पिए पियाला फिरो बाला के बाला। यहाँ बाला शब्द में श्लेष अलंकार है। बाला का मतलब श्रेष्ठ तथा बाला के शुकुल सबसे ऊंचे ब्राह्मण और पाठकों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। मालिश करते नाऊ ठाकुर को जोरों से हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, यह तुलसीदासव लिखा है इन, समरथ को नहीं दोष गुसाई। पाठक जी इस अन्योक्ति के व्यंग्य को समझ तिल मिलाकर चुप हो गए। चुनाव के समय में शुक्ला जी उम्मीदवारों के लिए अलादीन का चिराग हो जाते थे। इलेक्शन घोषित होते ही अभ्यर्थियों की भीड़ शुक्ल जी के यहाँ एकत्र होने लगती थी। उनके यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सिद्धांत काम नहीं करता था। लोग दसियों दिन लाइन लगाए रहते, पर लाइन में लगने वाले को हर दिन 2 बोतल गंगाजल शुक्ला जी को अवश्य भेंट करना होता था। इस प्रकार शुक्ल जी एक इलेक्शन में साल भर का स्टॉक जमा कर लेते। इलेक्शन तो लगभग हर साल ही होते रहते। महापालिका चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, उपचुनाव,
कोई ना कोई साल में एक बार चुनाव अवश्य होता। ये तो उनकी दैवी सुरा की आपूर्ति की सप्लाई का भेद था। शांति के दिनों में शुक्ल जी के पास अपनी स्वयं आजीविका का कोई साधन नहीं था, परंतु इज्जत तो थी। पहले तो उनकी कृपा से पार्षद और बाद में मेयर के पद तक पहुँचे उनके एक भक्त उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। पर जब से शुक्ल जी की बड़ी पुत्री मेयर साहब के बेटे को ब्याह गई, तब से बेटी के घर का दाना पानी शुक्ला जी के लिए वर्जित हो गया। ऐसे में उनके पड़ोसी सहाय हुए। हर रोज़ किसी न किसी के यहाँ से पंडित जी के यहाँ सीधा पहुँच जाता था। मेयर साहब के यहाँ से गुरु दक्षिणा के रूप में वस्त्र व अन्य आवश्यकताओं की आपूर्ति फिर भी होती रहती थी। शुक्ल जी भी संतुष्ट थे, क्योंकि शास्त्रों में मनाही तो केवल खाने और पीने की ही थी ना। इन शॉर्ट, परिवार आसानी से पल रहा था और शुक्ला जी का दैवी शौक भी निर्बाध रूप से चल रहा था। शुक्ल जी के एक और कन्या भी थी, जो सुंदर और सुशील होने के साथ पढ़ी लिखी और सद्गुणी भी थी। तय था कि उसका संबंध भी किसी खाते पीते परिवार में हो ही जाएगा। महापालिका का चुनाव सिर पर था। पार्षद से लेकर मेयर पद तक के प्रत्याशियों ने शुक्ला जी के यहाँ लाइन लगाना प्रारंभ कर दिया था। अधिकतर उसी समय पहुंचना चाहते सब, जब शुक्ल जी की मालिश हो रही हो। उसी समय शुक्ल जी के मुख में सरस्वती का वास होता है, ऐसा लोगों का मानना था। इलेक्शन के ही मौसम में एक दिन नाऊ ठाकुर ने मालिश के समय बैठक का दरवाज़ा बंद करके मालिश शुरू की। शुक्ल जी को यह अजीब लगा। इसके पहले कि वो कारण पूछते, नाऊ ठाकुर स्वयं बोले, पंडित जी यह बताओ, हम कितने दिनन ते तुम्हार सेवा कही रहन हैं? तुमते हम कबो कानी कौड़ियों येन है का? ये प्रश्न जितना अप्रत्याशित था उतना ही सबल। सालों बाद शुक्ला जी को ध्यान आया कि ये मनुष्य इतने दिनों से उनकी निःशुल्क निस्वार्थ सेवा कर रहा है। प्रजा ही सही, पर उसका भी पेट है, उसकी भी कुछ आकांक्षाएं, कुछ अपेक्षाएं अवश्य होंगी। इस विचार ने शुक्ल जी को अपराध बोध में डाल दिया। वो शुक्ल जी जिन्होंने आज तक अपने परिवार के बारे में स्वयं कुछ न सोचा और न कुछ करने की ज़रूरत समझी, आज उस नाऊ के सामने अपने को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उन्होंने मालिश वाले पैर से ही उसकी पीठ सहलाते हुए पूछा, बात तो तू पूरी 100% की कर रहा है। बोल, क्या चाहिए तुझे? मगर सोच समझ के ही मांगियो, मेरा हाल तुझसे छुपा नहीं है। इस वाक्य के द्वारा उन्होंने नाऊ को चेता दिया था कि उसे धन की अपेक्षा तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। नाऊ ठाकुर बोला, हमका जानित नहीं पंडित जी, यही बदे रोजाई तो पंडिताइन हलकान रहती हैं। पूरब जन्म के तुम्हार कौनो पुण्य नहीं, जौन ई जन्म में असमहिरिया पाए हो, और दूसर होत तो अब तक फंसरी लगाए लेत। पीठ पर मालिश करते हुए नाऊ बोला, हम तुमसे ऐसी चीज़ मांगब जौन तुम चाहो तो फौरन दे सकत हो। अगर मैंने नहीं दिया तो तुम क्या करोगे? शुक्ल जी ने चुहल की, तो पिछले एक एक दिन का पूरा हिसाब लेब और आ जाए लेब, जाने ले। उसके स्वर में आक्रोश और उद्दंडता का पुट स्पष्ट था। अनुभवी शुक्ल जी ताड़ गए कि आज नाऊ ठाकुर नारद मोह में है। यदि उसकी बात नहीं मानी तो भगवान विष्णु की भांति उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए वो लगभग मनुहार करते हुए बोले, हाँ बताओ, क्या चाहते हो? नाऊ ठाकुर ने शुक्ला जी के पैरों की चंपी करते हुए कहा, अब की सरकार हमहू का इलेक्शन जितवाए देव। इतनी उच्च कामना! शुक्ल जी चौंक कर उठ बैठे। अगले दिन बाबूलाल, जो कि नाऊ ठाकुर का असली नाम था, हमेशा की तरह खुले बैठके में शुक्ला जी की मालिश कर रहा था। आज चुनाव में नामांकन का अंतिम दिन था। काफ़ी लोग अपना नामांकन दाखिल करवा चुके थे। आज शुक्ला जी को तय करना था कि उनका आशीर्वाद किसके साथ होगा। प्रत्येक प्रत्याशी चापलूसी में लगा था। कुछ सवर्ण शुक्ल जी से अपनी नज़दीकियां बयान कर रहे थे, तभी शुक्ल जी ने अनाउंस कर दिया, अब कि हम बबुआ का समर्थन करेंगे। सभी अवाक रह गए। बबुआ यानी कि बाबूलाल नाई। ब्राह्मण और ठाकुर प्रत्याशी, जो अपना नामांकन भी कर चुके थे, सबसे अधिक आहत हुए। वो कुछ विरोध करें तब तक शुक्ल जी स्वयं बोले,
हमेशा से केवल सवर्ण ही इस वार्ड का पार्षद बन रहा है। चतुर्थ वर्ण से कोई प्रत्याशी न होने से समाज में बहुत गलत संदेश जा रहा है। हम प्रजातंत्र में रहते हैं। प्रजातंत्र में हर वर्ण की हिस्सेदारी होना परम आवश्यक है। अतः इस बार वार्ड की प्रत्याशी बाबूलाल नापित ही होंगे। बाबूलाल ने खड़े होकर सबको प्रणाम किया और फिर अपने सेवा कार्य में लग गए। कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी थी, अब रुकना बेकार था, सो एक एक करके सभी लोग चलने लगे। परंतु ठाकुर साहब ने बाहर जाते समय टन्नाऊ ठाकुर को आग्नेय दृष्टि से घूरा और आंखों से चेतावनी सी देते हुए बाहर निकल गए। शुक्ला जी का आशीर्वाद प्राप्त कर बाबूलाल निर्वाचन कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल भी कराया। नामांकन में बाबूलाल चाहता था कि शुक्ल जी उसके साथ चलें, मगर शुक्ल जी ने कहा कि अब उसे स्वयं जिम्मेदारी को निर्वहन करना सीखना होगा। यदि वो अकेले नामांकन के लिए नहीं जा सकता तो उसका चुनाव लड़ना ही व्यर्थ है। निर्वाचन कार्यालय में बाबूलाल नापित को काफ़ी दिक्कत हुई। सौभाग्य से वहाँ का एक मुलाजिम उसकी बिरादरी का था जो बाबूलाल को सहाय हुआ, वरना तो उसे नामांकन फॉर्म भी न मिल पाता। उसी की मदद से फॉर्म भरा गया। नामांकन के झबेले ने उसे इतना त्रस्त कर दिया कि यदि शुक्ला जी का भय न होता तो वो बगैर नामांकन के ही वापस चला जाता। जब वो निर्वाचन दफ्तर से नामांकन कराकर लौटा तो उसका अंग अंग टूट रहा था। लग रहा था कि वो पहाड़ खिसका कर आया है। सत्य है, थकान मेहनत से नहीं, मानसिक तनाव से आती है। रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर पड़ा। बाबूलाल ने 5 आने का प्रसाद चढ़ाया। अगले दिन गोष्ठी ठाकुर साहब के यहाँ हुई। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। विषय गंभीर था। अभी तक केवल उच्च वर्ग के कुलीन लोगों को चुनाव लड़ने का हक प्राप्त था, इसीलिए सब बहुत उद्वेलित थे। ब्राह्मण देवता बोले, बड़ा उल्टा समय आ गया है। हमारे प्रजा जो अभी तक हमारे घर में टहल करते थे वो अब हमारे विरुद्ध बराबरी पर चुनाव लड़ेंगे। कैसा ज़माना आ गया है भाई। गांधी अगर कुछ दिन और जिंदा रहते तो जाने क्या कर जाते। ठाकुर साहब बोले, क्या करें पंडित जी, हम लोग ब्राह्मणों को गुरु मानकर सम्मान देते थे। इस बार ये सब तो आपकी बिरादरी के एक पंडित का ही किया धरा है। आप ही कुछ सोचो। क्या सोचें, दारू की रौ में वो कब और क्या कह जाएं कोई तय है। मगर एक बात है, दिमाग का वो बहुत ही शातिर है। अगर उसने कुछ कहा है तो कुछ न कुछ तिकड़म तो अवश्य करेगा। फिर भ्रकटी पर बल डालते हुए बोले, मेरे घर में तो सबका मत है कि उस कमजात के विरुद्ध उसकी श्रेणी पर आकर बराबरी से चुनाव लड़ने में चाहे हारो या जीतो, दोनों में अपमान तो है ही। मैं तो उम्मीदवारी से कल ही अपना नाम वापस ले लूँगा। पंडित जी ने अपना फैसला सुनाया। ठाकुर साहब तैश में आ गए। उनकी मुद्रा उग्र हो उठी। बोले, क्यों पंडित जी, इज्जत केवल तुम्हारी ही है? तुम सोच रहे हो कि ठाकुर इतना गिर जाएगा कि नाऊ से बराबरी पर चुनाव लड़ेगा? ठाकुर साहब के क्रोध से सभी सहम गए। इलाके के बाहुबली जो थे, ब्राह्मण देवता को अपनी चूक का आभास हुआ। उन्होंने तुरंत बात को संभाला। अरे ठाकुर साहब, चुनाव सोच समझ कर लड़ा जाता है, उसमें लंठाई नहीं चलती। सोच समझ और विवेक से काम लेना पड़ेगा। अरे शुकुलवा, यही मारे तो कमजात का खड़ा की हिस्स है। हम पंचे सरमाए के अपन उम्मीदवारी वापस ले लई और नौवा निर्विरोध जीती जाए। पंडित जी अपनापन दिखाने के लिए ठेठ वैसवारी पर उतर आए। ठाकुर साहब का पारा कुछ कम हुआ। बोले, तो अब हमें करना क्या है? पंडित जी बोले, हमारे वार्ड में सवर्णों की संख्या लगभग 3/4 है। अभी तक हमारे तुम्हारे बीच के चुनाव में यही वोट बट जाते थे। मैं पिछली बार पार्षद रह चुका हूँ, इसलिए अपना नाम वापस ले रहा हूँ, जिससे सवर्ण वोट बटे नहीं। मुट्ठी भर छोटी जात वाले क्या कर लेंगे? ठाकुर साहब को ये गणित समझ में आ गया। यही ठीक है, मगर मेरा तो मन करता है कि इस साले की हड्डी पसली एक करके चुनाव का भूत हमेशा के लिए उतार दूं। पंडित जी बोले,
नहीं ठाकुर साहेब, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। ऐसे में तुम्हें अरेस्ट किया जा सकता है और तुम्हारी उम्मीदवारी भी कैंसिल हो जाएगी और बाबूलाल जीत जाएगा। ठाकुर साहब ने पंडित जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, वादा किया कि उनके पूछे बगैर वो कोई कार्य नहीं करेंगे। चुनाव नजदीक आ रहे थे। शुक्ला जी की मालिश अबाध रूप से चल रही थी। बाबूलाल के इकलौते प्रतिद्वंदी का प्रचार जोरों पर था। बाबूलाल और उसकी पत्नी जिन घरों में काम करते थे, उन्हीं से हाथ जोड़कर सहयोग मांगते रहे। हालांकि वो जानते थे कि सहयोग तो मिलने से रहा, एक दिन बाबूलाल से रहा नहीं गया। बोला, पंडित जी, अब की जाने हो तुम्हारी उ नाक कट जाई। पंडित के बैठन ते वोटा एक मुस्त ठाकुर का मिल जाई, हमार का होई। शुक्ल जी अपने सुरूर में बड़ी बड़ी लाल लाल आँखों में मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो बाबूलाल, सब अपने हिसाब से चल रहा है। 3 रोज बाद इलेक्शन है, जीतोगे तुम ही। एक काम करो, आज अपनी सारी बिरादरी और परिवार के साथ वार्ड में जुलूस निकालो, लोगों को पता तो चले कि तुम भी चुनाव लड़ रहे हो। वार्ड के लोगों ने अजूबा देखा। बाबूलाल की बिरादरी के सभी लोग अपने बीवी बच्चों के साथ जुलूस बनाकर निकल पड़े। कोई भी इस जुलूस को देखने या शामिल होने नहीं निकला। सभी मन ही मन शुक्ला जी और कलयुग को कोस रहे थे। एकाएक एक मोड़ पर बाबूलाल और ठाकुर साहब का जुलूस सामने आ गए। दोनों ही पूरी आवाज में नारे लगाने लगे। सवर्णों का जुलूस उत्तेजना में था। वो सोच रहा था कि नीच जात अदब से किनारे खड़े होकर उनके जुलूस को आगे निकल जाने देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाबूलाल भीड़ का नेता बना था। वो ज्यादा जोर से नारे लगाने लगा। अंत में ठाकुरों को ही बगल से होकर निकलना पड़ा। जाते जाते सभी बाबूलाल और उसके जुलूस को ऐसे घूर कर निकले कि जुलूस में शामिल अधिकतर लोगों के घुटने ढीले हो गए। इसके बाद जो होना था वही हुआ। इसके पहले कि जुलूस शुक्ल जी के घर के सामने उनके आशीर्वाद से समाप्त होता कि मारो सालों को, आज चुनाव का भूत इनके सिर से हमेशा के लिए उतार दो। कहते हुए सवर्णों का दल हॉकी डंडा लेकर पिल पड़ा। लोगों को चोटें आईं। पल भर में जुलूस तितर बितर हो गया। केवल बाबूलाल का परिवार ही बाकी बचा। शुक्ल जी भी शोर सुनकर बाहर आ गए। बाबूलाल उनके सामने रोने लगा। देखो पंडित जी, तुम्हारे घर के सामने ही कितना बड़ा कांड हुई गवा, अब का करी हम। शुक्ला जी के कहने पर बाबूलाल थाने पहुंचा। ठाकुर वहां पहले से मौजूद थे। बाबूलाल को देखते ही बोले, मैं क्या कह रहा था थानेदार साहब, देखिए मैं यहाँ आपके साथ हूँ और ये कमजात मेरे ही खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आया है। बाबूलाल की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसे दरोगा ने दुत्कार कर भगा दिया। शुक्ला जी के कहने पर घायल बाबूलाल के परिवार ने नारे लगाते हुए पूरे वार्ड में अपनी चोटों का प्रदर्शन किया। ऊंचे पत्थर के मकानों में रहते रहते सवर्णों के दिल भी पत्थर हो जाते हैं। बाबूलाल के प्रति सहानुभूति की जगह सभी ने कहा, जूती पैर में ही शोभा पाती है या नीच के दिमाग सही करने में ही जूते की शोभा होती है। इस घटना के अगले दिन चुनाव प्रचार बंद हो चुका था। मोहल्ले में अजीब से भय का माहौल था। कब जाने क्या हो जाए। एकाएक पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। लोगों ने सुना कि दिन दहाड़े बाबूलाल की जवान बेटी को उसके घर से अगवा कर लिया गया है। रोता कलपता बाबूलाल शुक्ला जी के पास आया। इस बार शुक्ला जी भी चिंतित हो उठे। वो स्वयं बाबूलाल के साथ थाने गए। शुक्ल जी की वजह से रिपोर्ट लिखी गई और पुलिस हरकत में आ गई। अपहरण करने वालों के मुंह ढके थे, शिनाख्त का सवाल ही नहीं। बाबूलाल इतना डर गया था कि किसी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी नहीं लिखा सका। उसने मात्र इतना कहा, दरोगा बाबू, सिर्फ हमार बिटिया वापस दिलाए देव, हमार कोहू से दुश्मन नहीं है। ऐसे सनसनी के माहौल में वोटिंग प्रारंभ हुई। इस बार महिलाओं ने काफ़ी संख्या में वोट डाला। ठाकुरों के घर की औरतें इस साल पहली बार वोट डालने निकलीं। ठाकुर साहब की ठकुराइन घर से निकली ही थी कि बाबूलाल की पत्नी उनके घर बर्तन मांजने पहुंच गई। ठाकुराइन ने अचरज से पूछा, आज तुम कैसे, वोट डालने नहीं गई? नाउन ने पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं मालकिन, बहुत सीख मिल गए। बाढ़ शुक्ला जी जौन हमरे मनई की मति फेर दिहिन। अब तो आप लोगन के आशीर्वाद ते बिटिया सही सलामत मिली जाए, यही काफ़ी है।
कहकर नाउन ठकुराइन के पैरों पर लौट गई। नीची जाति का कोई भी सदस्य आज वोट डालने नहीं निकला। ठकुराइन पहली बार वोट देने पहुंची। उनका बड़ा सम्मान हुआ। लाइन के बगैर वो पीठासीन अधिकारी तक पहुंच गईं। बड़े कौतुक से उन्होंने उंगली में नीली स्याही लगवाई। अधिकारी ने उन्हें समझाया कि चुनाव में मात्र 2 ही प्रत्याशी हैं। बस का निशान ठाकुर साहब का है, वहीं साइकिल का निशान बाबूलाल का। जिसको भी आप वोट देना चाहें उसके सामने मुहर लगानी होगी। कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी पूरी की। ठकुराइन वोट और मुहर लेके कनात के पीछे गईं। मुहर लगाते समय उन्हें साइकिल के निशान पर नाउन की रोती हुई सूरत दिखी। दांत पीसते हुए ठकुराइन ने साइकिल पर मुहर लगा दी। बाबूलाल के घर में उस रोज चूल्हा नहीं जला। सारा परिवार रात को खाली पेट ही सोया, पर आंखों में नींद कहाँ। भोर हरे ही आंख लगी। एकाएक भीड़ की आवाज से उनकी नींद खुली। चुनाव का नतीजा आ गया होगा। बाहर भीड़। हे भगवान, अब क्या होने वाला है, सोचकर बाबूलाल की आत्मा कांप उठी। एकाएक भीड़ अंदर आ गई। लोगों ने बाबूलाल को कंधे पर उठा लिया। बाबूलाल जिंदाबाद, हमारा पार्षद बाबूलाल जीत गया भाई, जीत गया, बाबूलाल जीत गया, कहते हुए भीड़ शुक्ला जी के घर की ओर चल पड़ी। शुक्ल जी ने सभी का स्वागत किया, सभी का मुंह मीठा कराया। सभी खुश थे, केवल बाबूलाल गमगीन था। उसने मिठाई छुई भी नहीं। औलाद सबको प्यारी होती है। शुक्ला जी बाबूलाल का दर्द समझ गए। भीड़ को विदा कर शुक्ला जी बाबूलाल को अंदर ले गए। अपनी बेटी से बोले कि बाबूलाल के लिए स्पेशल मिठाई लाओ। बेटी ने मिठाई की तश्तरी बाबूलाल के चेहरे के सामने की। बाबूलाल का मिठाई लेने का मन नहीं था, मगर शुक्ला जी की बेटी लाई थी, इसलिए उसने एक टुकड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। शुक्ला जी की बेटी का रंग तो बहुत गोरा था, आज उसके हाथ सांवले कैसे? बाबूलाल ने सिर उठाकर चेहरा देखा। मिठाई की प्लेट लिए उसकी ही बेटी खड़ी मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर तक बाबूलाल को लगा कि वो सपना देख रहा है। बाबूलाल की हैरानी देखकर उसकी बेटी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, बाबू, हमारा अपहरण वपहरण कुछो नहीं भा। शुक्ला चाचा ही हमका अपने यहाँ बुलाए लिहन रहे, हम यहाँ आराम ते रहें। बाबूलाल को धीरे धीरे अपनी पिटाई फिर बेटी की किडनैपिंग का सत्य समझ में आ गया। उसने विस्फारित आंखों से शुक्ला जी को देखा। उसके मुंह से निकला, पंडित। शुक्ला जी ने पंडित जी से पंडित संबोधन में अंतर समझ लिया। प्रजातंत्र आ गया था। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी किंग मेकर। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से डॉक्टर शुक्ला ने हम सबको एक बात तो अच्छी तरह समझा दी कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। तो इस कहानी का वाचन और ये कहानी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।